हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम करेंगे चैप्टर 2 सीआरपीसी का। अब बात यह है कि हमें चैप्टर 2 पढ़ना क्यों है ना। चैप्टर 2 बात किस चीज की कर रहा है? तो जितनी भी तुम कोर्ट्स का नाम सुनते हो कि सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन है, जेएमएफसी है, जेएम2सी है, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट है, ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है? कौन से सेक्शंस के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हो रही है? वो सेक्शन सारे दिए गए हैं चैप्टर 2 में आपको। चैप्टर 2 की हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। कोर्ट्स तो कौन कौन सी होगी? जैसे कोर्ट ऑफ सेशन होगी, जैसे जेएमएफसी की कोर्ट होगी, और जैसे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। लेकिन ऑफिसेज कौन कौन से है? तो चैप्टर 2 तो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। तो ऑफिसेज में चैप्टर 2 बात करता है पीपी की, एपीपी की। एक ऑफिस बना डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 2005 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो चैप्टर 2 इसकी भी बात करता है, जो कि सेक्शन 25A में लिखा गया है। ठीक है। सेक्शन 24 बात करता है पीपी की, 25 करता है एपीपी की, असिस्टेंट पीपी की, और 25A बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की। ठीक है। तो अब बात उठती है कि यार हमको इनको याद कैसे करना है। तो मैं आपको निमोनिक तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग सारे दिमाग में इतनी चीज रखिए कि निमोनिक का पर्पस ये नहीं है कि रट्टा लगवा देगा आपको। निमोनिक का पर्पस सिर्फ ये है कि आप पेपर में जो डाउट्स होते हैं ना आपको, वो नहीं होंगे। जैसे इसका ए होगा, बी होगा, ऐसे नहीं। मतलब लाइन वाइज आपको पता होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा सेक्शन फॉलो करेगा। ठीक है। तो निमोनिक का पर्पस तभी सर्व होगा जब आप इसको 10 बार पढ़ोगे। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पहले ही इतनी बार ये पढ़ चुका होगा चैप्टर, और फिर भी उनको अभी भी डाउट होता होगा यार किस सेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में क्या है ना। तो पढ़ना तो बहुत बार पड़ेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिवीजन इज द की। लेकिन निमोनिक है जो आपकी जॉब इजी कर देगा। मतलब जो चीज आपको 10 बार पढ़ने में याद होगी वो आपको 5 बार में ही हो जाएगी। तो मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद अपना जो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 एक्सटेंड कहां से कहां तक करता है? ठीक है। चैप्टर 2 है जो अपना, ये एक्सटेंड करता है सेक्शन 6 टू 25A तक। सेक्शन 6 टू 25A तक। अब बात उठती है कि हम इनको याद कैसे करें, सेक्शन 6 टू 25A इनको याद कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम चंक्स में करेंगे। चंक्स मतलब हम एक जैसे बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स में कौन कौन से सेक्शन है, तो पहले हम वो कर लेंगे। फिर हम बोलेंगे कि सबोर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, सबोर्डिनेशन में कौन कौन से सेक्शन है, फिर हम वो पढ़ लेंगे। तो ऐसे कर करके चंक्स में करेंगे। जैसे चीफ की बात करते हैं हम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो कैसे पढ़ेंगे? वो भी चंक्स के थ्रू हम पढ़ लेंगे। जैसे 12 और 17 में दिया गया है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में। और वैसे ही सेक्शन 9, 11, 16, 20, 9, 11, 16, 20 इनमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। 9 बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन, 11 बोलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, 16 बोलता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, और 20 बोलता है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में देखेंगे। देखो, चैप्टर 2 की बात हो रही है। चैप्टर 2 क्या बोल रहा है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, यही मैंने आपको बोला। ठीक है। उसके बाद हमने इसको याद कैसे करना है? सेक्शन 6 टू 25A को हम दिमाग में कैसे बिठाएं? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। देखो, अपना चैप्टर 2 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसेज की बात है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिस है वो कौन कौन से? पीपी, एपीपी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहली बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी कोर्ट है और कौन कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट हुई है? तो इसका सिंपल सा निमोनिक बनाया गया है कि नगर में 16वीं कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। अगर आपको नहीं भी याद होता तो आप वैसे याद रख लेना। 9, 11, 16, 20 में इन्होंने क्या दिया गया है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में दिया गया है। और जो मैं बोल रहा हूँ नगर, नगर 9, गर 11, ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको याद रह सके तो। नगर में 16वीं कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। 16वीं मतलब 16, 16वीं, बी मतलब 20th। नगर में 16वीं कोर्ट एस्टेब्लिश हुई मतलब 9, 11, 16, 20। 9, 11, 16, 20, ये क्या बोलते हैं हमको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। कौन कौन सी कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है? सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश होगी। ठीक है। उसके बाद 11 क्या बोलता है हमको? 11 बोलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश होगी। उसके बाद आ जाता है 9, 11, 16, 20।
16 में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। 20 में हो रही है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश, ठीक है ना। उसके बाद अपना आ जाएगा चीफ मैजिस्ट्रेट्स। अब चीफ मैजिस्ट्रेट हम सुनते आ रहे हैं, सीजेएम भी होता है, सीएमएम भी होता है, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो वो कहाँ दे रखा है हमको, ये देखो। चीफ कोई भी, अब आप कभी भी देखो कोई बरसता कौन है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या कभी भी मिलिट्री में काम कर रहे हो, कि चीफ को गुस्सा आ गया तो चीफ आप पर ही बरसेगा कि भाई तूने गलती क्यों की। तो बरसता से आप याद कर लो, चीफ के बारे में बताया गया। बरसता, बर मतलब 12, सता का मतलब 17, ठीक है। बरसता से 12 17, 12 17 में क्या बता रखा है, सीजेएम सीएमएम दोनों के बारे में बता रखा है 12 और 17 में, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन उठता है कि यार स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। मैंने बता दिया आपको, एक तो नॉर्मल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं जो कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस को ट्रायल करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मैजिस्ट्रेट कहाँ एस्टेब्लिश होते हैं, इनको याद करने के लिए स्पेशल है। तो स्पेशल, अब प्यार हमेशा स्पेशल होता है, किसी भी बंदे का कोई भी प्यार हो वो उसका स्पेशल होता है। तो इक्की नाम का सिंगर है एक, इक्की नाम का ना सिंगर है, तो इक्की नाम के सिंगर का एक गाना है, तेरा इश्क अथरा, तेरा इश्क अथरा। इश्क रेफर करता है इसमें अपना कि कोई स्पेशल चीज है, ठीक है ना। स्पेशल मतलब ये स्पेशल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। तेरा इश्क अथरा मतलब तेरा मतलब 13, इश्क मतलब स्पेशल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तेरा। 18 मतलब 18, गाना किसका है, 21 सिंगर का। 21 सिंगर मतलब 21। तेरा इश्क अथरा बाय इक्की, इक्की एक सिंगर है पंजाब में, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं, निमोनिक किया। तेरा इश्क अथरा बाय इक्की, इश्क मतलब हमेशा स्पेशल चीज के लिए होता है, ठीक है। तो स्पेशल मैजिस्ट्रेट के लिए ये अपना निमोनिक बना है। तेरा 13, इश्क मतलब स्पेशल मैजिस्ट्रेट, अथरा मतलब 18, बाय किसने गाया, इक्की, इक्की मतलब 21। उसके बाद अपना आ जाता है सबोर्डिनेशन। सबोर्डिनेशन के हमारे पास 4 सेक्शन दे रखे हैं इन्होंने। अब सबोर्डिनेशन, जब भी कोई भी सबोर्डिनेट होता है हमारा, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो हमको उसका आंसर दे, है ना। सबोर्डिनेट तभी तो उसको बोलते हैं हम। अगर मैं किसी, तुम मेरे सबोर्डिनेट हो तो मैं तुमको बोलूँ 10 भाई ये मैंने आंसर 10, तो इसी से बन जाता है 10। मैं मतलब अगर आप सब मेरे सबोर्डिनेट हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 10, 15 + 4 कितना होता है, आप बोलोगे 19, मैं बोलूंगा 19 + 4 बताओ, आप बोलोगे 23 होता है। तो ऐसे करके याद कर लेना। सुबोर्डिनेट मतलब 10, 10 मतलब पंजाबी का वर्ड है, पंजाबी में पूछते हैं, जैसे हिंदी में होता है ना बता, तो पंजाबी में होता है 10। हाँ बता मतलब 10, 10 क्या 10, 15 + 4 कितने होते हैं, 19, 19 + 4 कितने होते हैं, 23। तो कहाँ पे दिया सबोर्डिनेट हमारा, सेक्शन 10, पहला तो हो गया 10 पे। उसके बाद अगला 10 की 15 + 4 कितने होते हैं, मतलब 15 + 4 कितना हो गया, 19। उसके बाद 19 + 4 कितना होता है, 23। देखो ये निमोनिक है, ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं याद होगा। आप लोग में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन फिर भी उनको कंफ्यूजन होती होगी कि यार किस सेक्शन में क्या दिया, किस सेक्शन में क्या दिया। तो पढ़ना इसको चंक्स में ही पड़ेगा। अगर निमोनिक से याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आपको बार बार पढ़ पढ़ के ही इसको याद करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको इजी बना के थोड़ा बता देना, अगर आपको इससे याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो 10 बता, 15 + 4 कितना होता है, 19, 19 + 4 कितना होता है, 23। अब समझ आ गया अपने बेसिकली कितने सेक्शन में, अगर आपको बताऊं कितने हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स कहाँ दिया गया है, नगर में 16वीं कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। नगर मतलब 9, 11, 16, 20, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। उसके बाद अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यार बताओ कि चीफ मजिस्ट्रेट्स कहाँ दिए गए हैं। तो चीफ क्या हमेशा बरसता है, बरसता है तो मतलब 12 और 17 में दिए गए हैं, ठीक है। 12 और 17 में दिए गए हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन उठता है कि बताओ स्पेशल मैजिस्ट्रेट कहाँ दिए गए हैं। स्पेशल मैजिस्ट्रेट 13 प्यार 18/21, है ना। 13 प्यार 18/21, 13 मतलब 13, प्यार मतलब स्पेशल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, 18 मतलब 18, 21 मतलब 21। उसके बाद अपना आ जाता है सबोर्डिनेशन कहाँ दी गई हुई है। सबोर्डिनेशन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पूछना होता है 10, 10 पंजाबी में 10 भाई, है ना।
10, 15 प्लस 4 कितने होते हैं 19, 19 प्लस 4 कितने होते हैं 23, मतलब 10, 15, 19, 23, ये चार सेक्शन हमें बात करते हैं सबोर्डिनेशन की। अब मैंने आपको बोला था ये जो अपना चैप्टर शुरू हो रहा है वो चैप्टर शुरू हो रहा है 6 to 25A। तो आप पूछोगे सर फिर 6, 7, 8 में क्या दिया गया, 9 में तो आपने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सी हो रही है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो फिर हमें ये बताओ 6, 7, 8 में क्या क्या दिया गया है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं 6, 7, 8 में क्या क्या दिया गया है। 6 में दिया गया हाउ मेनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आर देयर एज पर सीआरपीसी। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कितनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। तो पीटी में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आंसर इसका है 4। ठीक है, 4 कोर्ट्स है, कौन कौन सी हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के बाद एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी आएगा। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में आता है। सेक्शन 6 हमें ये चीजें बता रहा है। ये जो 4 तो है बट दिस इज बिसाइड्स हाई कोर्ट। सेक्शन 6 बोल रहा है बिसाइड्स हाई कोर्ट देयर आर 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। ठीक है, सेक्शन 6 है हमारी शेल प्रोविजन, देयर शेल बी 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। मैंने आपको बता दिया 4 क्लासेस होंगी। व्हाट अबाउट हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स एस्टैब्लिश अंडर सम अदर लॉ। जैसे किसी भी स्टेट में एनजीटी की कोर्ट होती है, रेवेन्यू कोर्ट्स होती है, उन कोर्ट्स का क्या। दे विल ऑल्सो बी देयर इन अ स्टेट बिकॉज सेक्शन 6 इटसेल्फ से बिसाइड्स देम देयर शैल बी 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। बाकी जितनी मर्जी कोर्ट्स है वो वहां पे रहेंगी, पर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग हायरार्की में 4 कोर्ट्स आएंगी, और ये जो 4 कोर्ट्स है ये हाई कोर्ट या बाकी अदर कोर्ट्स के अलावा 4 कोर्ट्स है। ठीक है, 4 क्लासेस कौन कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी, जेएम2सी और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएम2सी मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताओ हमें सीजेएम नाम की कोर्ट को हम बार बार सुनते हैं वो क्या होती है, उसको क्यों नहीं हायरार्की में लिया। या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को सुनते हैं उसको क्यों नहीं हायरार्की में लिया। तो इसका आंसर ये है कि जो सीएमएम है या सीजेएम है वो एक जेएमएफसी ही होता है या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेएमएफसी है ना उनमें से एक मैजिस्ट्रेट को उठाया जाएगा, जेएमएफसी को उठाया जाएगा, उसको सीजेएम बना दिया जाएगा। वैसे ही एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने भी एमएम है ना उनमें से एक को उठाया जाएगा और उसको सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। मतलब वो भी एक जेएमएफसी और एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही होते हैं। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी हमारी हायरार्की में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार हमें इन कोर्ट्स को ऐसे डिवाइड क्यों करने की जरूरत पड़ी। 4 हायरार्की में कोर्ट्स है, हमें क्या जरूरत थी इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करने की। या अलग अलग कोर्ट्स की एक ही कोर्ट बनाते, वही उसी लेवल की वही सारे सुनी जाती, कोर्ट्स की गिनती ज्यादा कर देते, पर हायरार्की बनाने की क्या जरूरत थी। हायरार्की इसलिए बनाने की जरूरत थी क्योंकि ये जो कोर्ट्स हैं इन सब की कंपिटेंसी अलग है। कंपिटेंसी दो तरीके की होती है, यहाँ तो कंपिटेंसी टू ट्राई या कंपिटेंसी टू पनिश। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग कोर्ट्स है, जो ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के लिए लिखा है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा, और जो जेएमएफसी या मैजिस्ट्रेट के लिए लिखा है वो मैजिस्ट्रेट ही करेगा। वैसे ही पनिशमेंट का भी क्राइटेरिया दिया गया है। पनिशमेंट भी ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन जितनी पनिशमेंट दे सकता है उतनी ही जेएमएफसी दे सकता है, ये पनिशमेंट भी अलग अलग ही देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वाई वी नीड टू डिवाइड कोर्ट्स इनटू 4 क्लासेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। क्या जरूरत पड़ गई थी हमको। देखो, ईच कोर्ट हैज डिफरेंट कॉम्पिटेंसी टू पनिश, है ना। बेसिक डिफरेंस तो यही है क्योंकि कॉम्पिटेंसी में डिफरेंस है। A GMFC cannot pass a sentence of life imprisonment. For that we have to go to higher court. एक जेएमएफसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं पास कर सकता, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट कर सकता है, पर जेएमएफसी नहीं कर सकता। जेएमएफसी अगर पनिशमेंट देना चाहता है तो कैसे क्या करे, उसका सोल्यूशन होता है कि उसको या तो सीजेएम को सबमिट करना पड़ेगा केस, या कमिटल करना पड़ता है कोर्ट ऑफ सेशन को। ये सबमिशन और कमिटल हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा कॉम्पिटेंसी टू पनिश। मैं बोल तो रहा हूँ कॉम्पिटेंसी टू पनिश है, कोर्ट ऑफ सेशन अलग तरीके की पनिशमेंट देगी। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी अलग होगी पनिश करने की, वो अलग तरीके की पनिशमेंट दे पाएगा। तो ये लिखा कहाँ हुआ है, कॉम्पिटेंसी टू पनिश हमारा लिखा है सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। इसी प्रकार से हमारा कॉम्पिटेंसी टू ट्राई भी होती है। ठीक है ना, कि कोर्ट ऑफ सेशन ये ऑफेंस को ट्राई करेगी, हाई कोर्ट इस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। तो ये कॉम्पिटेंसी टू ट्राई कहाँ दी गई है हमारी,
ये हमें दी गई है सेक्शन 26 एंड 27 में। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। और जो जो कॉम्पिटेंसी टू पनिश है वो मैं आपको यहीं पे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो सेक्शन 28 एंड 29 टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी टू पनिश। क्लासेस ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 6 रेड विद देयर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेंटेंस विच हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में पास, मतलब यहाँ तो हाई कोर्ट जितनी सेंटेंस पास कर सकती है या कोर्ट ऑफ सेशन कितनी सेंटेंस पास कर सकती है, ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 28 में। और मैजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, ये हमें कहाँ दिया गया? एक मैजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस पास करे, ये हमें कहाँ दिया गया? ये हमें दिया गया सेक्शन 29। सेक्शन दे देखो, हाई कोर्ट सेक्शन 28 है ना। सेक्शन 28 किस किस की बात करता है? हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। अब आप बताओ कि एक हाई कोर्ट हायर लेवल की कोर्ट है, वो कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? आपके अकॉर्डिंग वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है? कोई भी नॉर्मल बंदा होगा उसको पता है यार हाई कोर्ट है, क्या स्टेट की सबसे ऊपर वाली कोर्ट है, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम सेंटेंस पास कर सकते हैं। वो कुछ मर्जी पास करे, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी पास करती रहे। उसी प्रकार से आ जाता है कि भाई सेशन जज कितनी सेंटेंस पास करे, है ना। सेशन जज कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, या एडिशनल सेशन जज कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, या असिस्टेंट सेशन जज कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, ठीक है ना। जो सेशन जज है वो जितनी मर्जी सेंटेंस पास करे, डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है। और जो एडिशनल सेशन जज है वो भी कितनी मर्जी सेंटेंस पास करे और डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है। लेकिन याद रखना, जब भी डेथ सेंटेंस पास करेगा सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, तो उसकी जो कंफर्मेशन है वो कौन करेगी? हाई कोर्ट। सेक्शन 366 ऑनवर्ड सीआरपीसी की प्रोविजन है जो बताती है हमको कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो उसकी कंफर्मेशन होगी हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 28 क्लोज 3 बोलता है व्हाट अबाउट असिस्टेंट सेशन जज, है ना। असिस्टेंट सेशन जज कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? तो इसको याद रखना, ही कैन पास मैक्सिमम 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? मैक्सिमम 10 साल की इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है, देखो एक सुप्रीम कोर्ट है। मैं हम ये सोचे कि यार सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने हायरार्की में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार जनरली तो जो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी एपिलेट कोर्ट ही होती है ना। हम ये तो नहीं बोलते यार ये ऑफेंस हुआ चलो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ट्राई करेगी, नहीं ना। तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं हायरार्की में लेते हम। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश्ड है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश्ड है, तो इसलिए हम इसको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं लेते एज पर सीआरपीसी। हाई कोर्ट बिसाइड्स हाई कोर्ट, सेक्शन 6 क्या बोलता है? बिसाइड्स हाई कोर्ट देयर आर 4 क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट हर स्टेट में क्या होनी चाहिए? यस, शेल प्रोविजन है। सेशन कोर्ट भी होनी चाहिए, हाँ शेल प्रोविजन है, मस्ट है। एक सेशन कोर्ट होनी मस्ट है। क्या एडिशनल सेशन जज होना एक डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरी है कि नहीं? तो एडिशनल सेशन जज होना कंपलसरी नहीं है, ये मे प्रोविजन है। अगर चाहे हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, अगर ना चाहे तो हाई कोर्ट इसको अपॉइंट नहीं करेगी। वैसे ही असिस्टेंट सेशन जज है, ये भी मे प्रोविजन है। इनको भी चाहे तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, ना चाहे तो नहीं करेगी। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, यार चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो शेल प्रोविजन है, क्योंकि इसमें सारा बिजनेस होता है। जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को जो भी बिजनेस जाना, वो कौन बताता है कि यार तुम ये करना, तुम इस केस को डिसाइड करना, ठीक है ना। मार्किंग करता सभी केसेस को वो सीजेएम करता, तो ये शेल प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ये मैजिस्ट्रेट्स का। उसके बाद एडिशनल सीजेएम, ये मे प्रोविजन है। उसके बाद सब डिविजनल सीजेएम, ये भी मे प्रोविजन है। ये भी हाई कोर्ट अपॉइंट तो कर सकती है पर हाई कोर्ट की मर्जी है, मतलब शेल प्रोविजन ही है। उसके बाद जेएमएफसी, ये तो सबको पता है शेल प्रोविजन। अगर आप पेपर देते हो किसी भी एग्जाम का लोअर जुडिशरी का, तो आप क्या लगते हो? आप मजिस्ट्रेट से अपॉइंट होते हो, ठीक है। तो कई किसी स्टेट में जीएमएफसी अपॉइंट हो जाते हैं, किसी में जेएम2सी, तो ये शेल प्रोविजन है, जेएम2सी। एक और शेल प्रोविजन हमारी वो कौन सी है? एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, ये अपॉइंट होते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की। अब मैंने आपको कॉम्पिटेंसी टू पनिश तो बताई कि हाँ यार हाई कोर्ट कितनी दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कितनी दे सकता है ना, मजिस्ट्रेट की अभी रहती है। क्या एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी टू पनिश है जो वो क्या सीआरपीसी डिसाइड कर रहा है, या सीआरपीसी हमें बता रहा है कि यार एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट इतनी सेंटेंस पास कर सकता है, तो सीआरपीसी इस पे साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सुप्रीम कोर्ट है, जनरली इट इज एपिलेट कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट का आपको बता दिया, सेशन जज है, यस हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 9 में। एडिशनल सेशन जज है,
हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, मे प्रोविजन है 9 क्लोज 3 में, असिस्टेंट सेशन जज हाई कोर्ट अपॉइंट करती है 9 क्लोज 3 में, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शेल प्रोविजन है सेक्शन 12 और 17 में अपॉइंट होता है, वन ऑफ द जेएमएफसी बिकम सीजेएम या सीएमएम, ठीक है। एडिशनल सीजेएम यस ये अपॉइंट होता है सेक्शन 12 सब क्लोज 2 में, ये कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट। उसके बाद सब डिविजनल सीजेएम ये भी 12 सब क्लोज 3 में अपॉइंट होते हैं। उसके बाद जेएमएफसी ये तो आपको 11 में अपॉइंट होते हैं, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ये सेक्शन 16 में अपॉइंट होते हैं। उसके बाद जेएम 2सी है ये हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, और कहाँ होती है, सेक्शन 11 सब क्लोज 2 में अपॉइंट होते हैं ये भी। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 6 रेड विद सेक्शन 29। अब कंपिटेंसी टू पनिश की जो बात हो रही थी हमारी, मैंने कोर्ट ऑफ सेशन का आपको बता दिया, असिस्टेंट सेशन जज का आपको बता दिया, एडिशनल सेशन जज का बता दिया। अब मैजिस्ट्रेट की कंपिटेंसी क्या होगी, मैजिस्ट्रेट कितने तरीके के होते हैं हमने सुने, सीजेएम होता है या सीएमएम होता है, ठीक है, यहाँ जेएमएफसी होता है, यहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, यहाँ जेएम2सी होता है। अब सीजेएम कितनी पनिशमेंट दे सकता है, मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट दे सकता है। जेएमएफसी कितनी पनिशमेंट दे सकता है, मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। जेएम2सी कितनी पनिशमेंट दे सकता है, मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट दे सकता है। और तो क्या इनके फाइन को इम्पोज करने पे कोई लिमिट है, तो इसका भी आंसर है हाँ, इनको ये फाइन भी अनलिमिटेड नहीं लगा सकते। जो जेएम2सी है वो मैक्सिमम 5,000 तक का फाइन लगाएगा, जेएमएफसी है मैक्सिमम 10,000 का फाइन लगा सकता है, और जो सीजेएम है उसके पास पावर है कि भाई तू अनलिमिटेड फाइन लगा दे। और ये इसकी कंपिटेंसी हमको दी कहाँ गई है, सीजेएम और सीएमएम की हमको दी है 29 सब क्लोज 1 में, जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कहाँ दी गई है 29 सब क्लोज 2 में, और जेएम2सी की कहाँ दी गई है हमको 29 सब क्लोज 3 में। उसके बाद आया था व्हाट इफ दे वांट टू गिव मोर पनिशमेंट। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैजिस्ट्रेट है जो उनकी लिमिटेड कंपिटेंसी होती है पनिश करने की, 7 साल 3 साल या 1 साल, समझो ट्रायल उसका जेएमएफसी कर रहा है, ठीक है, शेड्यूल में लिखा है कि जेएमएफसी उसको ट्राई करेगा, लेकिन जो जेएमएफसी उसको पनिशमेंट देना चाहता है वो 3 साल से ज्यादा देना चाहता, तो वो क्या करे, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो सबमिशन कर दे या वो कमिटल कर दे, ठीक है, सबमिशन कर दे या कमिटल कर दे। सबमिशन हमेशा होता है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट सीजेएम को सबमिट कर देता है, कमिटल होता है हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है कि मैं इसको ज्यादा पनिशमेंट देना चाहता हूँ, कोर्ट ऑफ सेशन को बताता है कि प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए और इसको ज्यादा पनिशमेंट दे सकते हो तो दीजिए। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इफ दे इम्पोज फाइन एंड द अक्यूज्ड डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ फाइन। अब मैंने आपको ये भी बताया था ना कि यार जो मैजिस्ट्रेट है वो फाइन भी दे सकता है, जेएम एफसी है जो वो मैक्सिमम 10,000 का फाइन दे सकता है, जेएम2सी है वो मैक्सिमम 5,000 का फाइन दे सकता है, और सीजेएम अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। समझो एक ट्रायल हुआ है, जेएमएफसी ने ट्राई कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद ट्रायल के बाद जेएमएफसी यहाँ पे बोलता है कि भाई साहब तुझे फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। जब उसको फाइन देने के लिए बोला गया तो उसने फाइन नहीं दिया, ठीक है, अक्यूज को फाइन देने के लिए बोला गया, ट्रायल के बाद अक्यूज ने फाइन नहीं दिया, तो क्या क्या उसके लिए जेएमएफसी बोल सकता है कि भाई साहब मैं तेरे को पनिश करूंगा, तेरे को एडिशनल पनिशमेंट दूंगा अगर तूने फाइन ना दिया। तो इसका आंसर है यस, सेक्शन 30 बोलता है कि जेएमएफसी एडिशनल पनिशमेंट भी दे सकता है, उसी हिसाब से जेएम2सी भी दे सकता है, उसी हिसाब से सीजेएम भी एडिशनल पनिशमेंट दे सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन बाय द अक्यूज। मैजिस्ट्रेट में अवार्ड पनिशमेंट टू द अक्यूज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इन ये वाले सेक्शन को हम पढ़ते हैं सेक्शन 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 आईपीसी के साथ। सेक्शन 64 है ना आईपीसी का, वो ये बोलता है कि अगर अक्यूज्ड भाई साहब तेरे को हमने पनिश किया फाइन को लेके और तू अपना फाइन नहीं जमा करता, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, कोर्ट के पास पावर है कि वो तुझको पनिश कर सकती है, ठीक है ना, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के इन ल्यू में तुझे पनिश कर सकती है। सेक्शन 64 हमें ये बोलता है, और सेक्शन 65 आईपीसी का बोलता है कि लिमिट कितनी होगी उस पनिशमेंट की, टाइप क्या होगी उस पनिशमेंट की, वो सेक्शन 66 बता देता है। ये हम पढ़ेंगे आगे आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 30 के साथ इसको पढ़ा दूंगा। हायरार्की और क्लास ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 6। कंपिटेंसी टू पनिश ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दी है, सेक्शन 28 में। कंपिटेंसी टू पनिश ऑफ मैजिस्ट्रेट कहाँ दी है, सेक्शन 29 में। कंपिटेंसी टू पनिश ऑफ हाई कोर्ट कहाँ दी है, ये भी दी है सेक्शन 28 में। सेक्शन 6 सेज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, है ना। व्हाट अबाउट हिज कॉम्पिटेंसी टू पनिश, सीआरपीसी इज साइलेंट ऑन दिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी कॉम्पिटेंसी टू पनिश क्या होगी वो सीआरपीसी हमें नहीं बता रहा। उसके बाद हमारा जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 है जो वो बात कर रहा है टेरिटोरियल डिवीजन की, ठीक है ना। सेक्शन 7 हमारी बात कर रहा है टेरिटोरियल डिवीजन की। नाउ सेक्शन 7 क्या बोलता है
सेक्शन 7 बोलता है एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन। ठीक है, या तो पूरी की पूरी स्टेट एक सेशन डिवीजन होगी, या उस स्टेट में मल्टीपल सेशन डिवीजन होगी। या तो एक पूरी स्टेट सेशन डिवीजन होगी, या उस स्टेट में मल्टीपल सेशन डिवीजन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एवरी सेशन डिवीजन शैल बी डिस्ट्रिक्ट। सेशन डिवीजन के नीचे क्या चीज होती है? डिस्ट्रिक्ट। या तो पूरी की पूरी सेशन डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, या एक सेशन डिवीजन में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये देखो, एवरी सेशन डिवीजन शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट, या एवरी सेशन डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि यार हमको ऑल्ट्रेशन करनी है सेशन डिवीजन या सेशन डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, ऑल्ट्रेशन या तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमको बढ़ाने या कम करने हैं, या नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ानी या कम करनी है, या उनकी लिमिट में कोई फर्क डालना हमको, है ना, टेरिटोरियल लिमिट में कोई फर्क डालना है। तो वो कैसे होगी? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे होगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट चाहिए यहाँ पे। याद रखना, पीटी में पूछते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। कैन ए डिस्ट्रिक्ट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन? क्वेश्चन उठता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। ये भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। अब हायरार्की हमारी क्या बन रही है? हायरार्की हमारी बन रही है, सबसे आगे ऊपर आ रही है हमारी स्टेट, स्टेट के अंदर हमारी जा रही है सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन के अंदर हमारी जा रही है सेशन डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जा रहा है सब डिवीजन। कैन द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर द लिमिट या नंबर ऑफ सब डिवीजन? यस, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ऑल्टर कर सकती है, नंबर भी कर सकती है, लिमिट भी कर सकती है। देखो, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टेट आती है सबसे ऊपर। स्टेट के आगे अंडर क्या आ जाए हमारी सेशन डिवीजन। सेशन डिवीजन के नीचे आ जाता है सेशन डिस्ट्रिक्ट। सेशन डिस्ट्रिक्ट के हमारे नीचे क्या आ जाता है? सब डिवीजन। ये हमारी हायरार्की है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? ये वाली स्टेट है, यहाँ तो ये एक सेशन डिवीजन होगी पूरी, या इस स्टेट में मल्टीपल सेशन डिवीजन हो सकती है। ये सेशन डिवीजन या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगी, या इस सेशन डिवीजन में मल्टीपल सेशन डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये सेशन डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा, इसको हम सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर सकते हैं। ये सिंपल चीज हमारा सेक्शन 7 बोल रहा है। ये देखो, होल स्टेट कैन बी अ सेशन डिवीजन, state can be divided into a number of session division. Every session division shall be a district. Every session division shall consist of multiple districts. A district can be divided into subdivision. कौन करेगा? By state government after consultation with the high court. उसके बाद आया था अपना सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है हमारा? मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा एरिया होता है? पहली बात तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारा कौन डिसाइड करेगा? हमें ये पता होना चाहिए। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट थोड़ा करेगी भाई, है ना। तो एग्जेक्टिव का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें पीटी में पूछ लेता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन डिसाइड करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एनी एरिया इन अ स्टेट टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। कैसे कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया? बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहाँ करेगी? ऑफिशियल गैजेट में। और कौन से एरिया को स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है? जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो गई हो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यहाँ तो पीटी में अगर आ जाता है ना 10 लाख और 1 मिलियन दोनों दिए हैं ऑप्शन में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ मैंने देखा है, तो उसमें आपको चूज करना है 1 मिलियन। ठीक है ना, आंसर उसका 1 मिलियन होगा, क्योंकि बेयर एक्ट 1 मिलियन लिखता है। चाहे 1 मिलियन और 10 लाख होती तो सेम ही चीज है। फ्रॉम विच डेट एरिया विल बी कंसिडर टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया? अब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास होगी कि भाई साहब ये एरिया ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उस नोटिफिकेशन में गैजेट में ये भी तो लिखेगा ना कि इस डेट से एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा। तो फ्रॉम विच डेट एरिया विल बी कंसिडर टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 8 है जो हमारा, वो बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 बोलता है बीएमसी अहमदाबाद डीम टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। सेक्शन 2 कहता है बीएमसी अहमदाबाद डीम टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। बीएमसी अहमदाबाद मतलब बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, अहमदाबाद को जब सीआरपी से हमारा एस्टेब्लिश हुआ था तो उनको हमने डीम कर लिया था कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। उसके बाद अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को ऑल्टर करना है, कैसे होगी? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगा? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सिंपल सी चीज है। समझो एक एरिया है, एक एरिया को समझो आज मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया है ना, उससे पहले उस एरिया में कुछ तो केसेस पेंडिंग होंगे ना, वहां पहले भी कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड होगी, उनमें कुछ केस पेंडिंग होंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया तो आज बना है,
तो वो जितने भी केसेस है ना उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कौन बता रहा है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 5। सेक्शन 8 सब क्लोज 5 हमें ये बता रहा है कि उन पुराने केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इफ एरिया डिक्लेयर्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया बट लेटर ड्यू टू सम रीजन द पॉपुलेशन फेल बिलो 10 लाख। पहले एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया था, पॉपुलेशन उसकी 10 लाख से कम गिर गई, क्या वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा? इसका आंसर है क्यों नहीं रहेगा भाई साहब, वो रहेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में दे रखा है तो वो रहेगा तब तक जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में लिखे ना कि ये एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया अब से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सीजर नहीं होता। एरिया विल सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, अपने आप सीज नहीं हो जाएगा। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पास द नोटिफिकेशन दैट एरिया हैज सीज टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद पेंडिंग इंक्वायरीज अपील्स ट्रायल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सच सीजर। ठीक है, अगर कोई पहले पेंडिंग इंक्वायरी थी या ट्रायल हो रहा था वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। हम इसका बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, है ना, तो कि आपको भी तसल्ली हो कि हमने पढ़ा कुछ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये है क्या चैप्टर 2 क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। उसके बाद सेक्शन 6 उसमें मैं क्या बोलता क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। पहले भी आपको बता दिया बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के बिना एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, जैसे एनजीटी की कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कोर्ट एस्टेब्लिश होती है वैसे हाई कोर्ट के बिना या फिर कोई भी कोर्ट जो किसी दूसरे लॉ में कॉन्स्टिट्यूट हुई है उनके अलावा कौन कौन सी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होगी ये बता रहा है हमें सेक्शन 6। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट भी हमारा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर फॉल करता है। तो पीटी में क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आर देयर एज पर सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी, आंसर लगाना है 4। ठीक है, और ये जो 4 है ये बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ। उसके बाद अपना आया था सेक्शन 7 विच टॉक्स अबाउट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, सेक्शन 7 में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कर रखी है, तो आप इसका याद रख लो। पहले क्या है, सबसे ऊपर स्टेट, स्टेट के नीचे क्या है? सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन के नीचे क्या है? सेशन डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? सब डिवीजन। ठीक है, अब स्टेट क्या है? एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन या फिर एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेशन डिवीजन। फिर वैसे ही सेशन डिवीजन क्या है ना, एवरी सेशन डिवीजन शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिस्ट्रिक्ट, और एवरी सेशन डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेशन डिस्ट्रिक्ट, है ना। एवरी स्टेट shall be a session division or shall consist of multiple session divisions, है ना। And every session division shall for the purposes of this code be a district or consist of districts, मतलब multiple districts, provided that every metropolitan area shall for the said purposes be a separate session division and district। metropolitan area को separate session division और district मान रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा the state government, तू क्या बोलता है? द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, कैसे करेगी ऑल्टरेशन? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट क्या कर सकता है? ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कितनी सेशन डिविजन होगी एक स्टेट में या कितने सेशन डिस्ट्रिक्ट होंगे, ये कौन सारे ऑल्टर कर सकता है? ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर करेगी। और कैसे करेगी? आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट। पीटी में पूछ लेते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये भी आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ही होगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या करेगा? डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन। ये सब डिवीजन की बात की थी ना हमने, जो सेशन डिस्ट्रिक्ट के नीचे मैंने बोला था सब डिवीजन होगी, तो उसको कौन एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगी? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड कर देगा और स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑल्टर द लिमिट्स एंड नंबर ऑफ सच सब डिवीजन भी करना चाहती है वो भी कैसे करेगी?
सेक्शन 7 सब क्लोज 3 के अंडर ही। स्टेट गवर्नमेंट ही जो सेशन डिवीजन है इसकी ऑल्ट्रेशन ऑफ लिमिट्स या इनके नंबर को ऑल्टर कर सकती है। कैसे करेगी? सेक्शन 7 सब क्लोज 3 के अंदर ही। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि ये सब डिवीजन की कितने नंबर है, ऑल्टर द नंबर एंड लिमिट ऑफ सब डिविजन। उसके बाद आ जाएगा द सेशन डिवीजन। द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under दिस सेक्शन। सिंपल सी बात है कि जितने सब डिवीजन थे या डिस्ट्रिक्ट थे या जितनी भी सेशन डिवीजन थी जो एग्जिस्ट कर रही थी किसी भी स्टेट में सीआरपीसी के आने से पहले, उनको हम मानेंगे कि वो इसी सेक्शन 7 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। उसके बाद अपना सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। प्रेरोगेटिव टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाईकोर्ट का तो कोई रोल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर किसका है? स्टेट का। तो किसी भी एरिया को डिक्लेयर करना चाहती है अगर स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो कैसे करेगी? ये हमें बताया गया सेक्शन 8 में। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कैसे करेगी डिक्लेयर किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया? बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। किस डेट से एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया मानेंगे? जो डेट नोटिफिकेशन में लिखी गई होगी। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट comprising a city or a town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purposes of this code. State government may by notification declare that as from such date as may be prescribed in the notification, any area in the state comprising a city or a town whose population exceeds 1 million shall be metropolitan area for the purposes of this code. अब इसमें तीन चीजें बता रखी है। सबसे पहली तो कौन मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट करेगी और उस नोटिफिकेशन में डेट लिख देगी कि किस डेट से ये एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा। और तीसरी चीज बता रहे हैं कि कौन सा एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो लेकिन अगर पीटी में क्वेश्चन आ जाए और दोनों ऑप्शन लिखे हो 10 लाख और 1 मिलियन, तो आपने क्या चूज करना है? आपने चूज करना 1 मिलियन, क्योंकि बेयर एक्ट की टर्मिनोलॉजी क्या है? 1 मिलियन। ठीक है, ये तीन चीजें हमको बता रहा है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। उसके बाद सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। कुछ नहीं कह रहे, बस सिंपल सी चीज बोल रहे हैं कि जब सीआरपीसी आया था, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, सीआरपीसी जब आया था तब से ही हम 4 सिटीज को क्या मानेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया। और वो 4 सिटीज कौन सी है? बीएमसी अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, एम फॉर मद्रास, सी फॉर कैलकाटा, अहमदाबाद तो अहमदाबाद है ही है, तो इनको हम क्या मानेंगे? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ठीक है, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सब सेक्शन 1 टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद अपना आ जाता है सब सेक्शन 3, 8 सब सेक्शन 3। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट द रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। दो चीजें बता रहा है ये हमको 8 सेक्शन सबसेक्शन 3, दो चीजें बता रहा है। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी गैजेट में और कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक्सटेंड कर सकती है, उसके एरिया को रिड्यूस कर सकती है ना। तो ये कौन करेगा? ऑल्टरेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट करेगी। ठीक है, और साथ में ये एक कैविएट लगा रहे हैं, एक प्रिकॉशन बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि जब आप ऑल्टर करोगे ना किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी ऑल्टरेशन से उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम ना हो जाए। बट द रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन, 10 लाख से कम ना हो जाए पॉपुलेशन। के बाद आ जाएगा वेयर आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन, such area shall
on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area। पहला पार्ट तो इसका ये है, ये सिंपल चीज ये बोल रहा है, अगर कोई एरिया था उसको हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया था, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया था। अगर समझो उस एरिया की पॉपुलेशन बाद में किसी भी कारण से 10 लाख से कम हो जाती है तो क्या वो एरिया ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से? क्या वो एरिया ऑटोमेटिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी ना कि ये एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, तो उसको अगर सील भी करना है ना तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक सीजर नहीं होगा। यही बोल रहा है, वेयर आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन। 10 लाख से कम होगी पॉपुलेशन, सच एरिया shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be metropolitan area। ठीक है, but notwithstanding such seizure any inquiry, trial or appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया सीज्ड टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया हो भी जाए ना, फिर भी जो पेंडिंग इंक्वायरीज है, ट्रायल है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो पहले इंक्वायरीज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास चल रही थी वो वैसी की वैसी ही चलती रहेगी जैसे कि वो एरिया अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है। देखो सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, बड़ा ही इजी चीज बोल रहा है कि where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area। हम पढ़ के आए हैं ना 8 सबसेक्शन 3 में मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट चेंज की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। अब समझो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस सेक्शन को यूज करते हुए किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को चेंज कर दिया है। where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, तो उस ऑल्ट्रेशन का पेंडिंग इंक्वायरीज या पेंडिंग ट्रायल्स पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमें बता रहा सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। देखो, सच रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not take place। जो पेंडिंग थे वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और माना जाएगा कि अभी कोई ऑल्ट्रेशन या रिडक्शन की ही नहीं गई थी। उसी तरीके से वो अपने जो पेंडिंग ट्रायल और इंक्वायरीज है वो वैसे ही चलती रहेगी और उन पे कोई भी फर्क देखने को हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, बता रहा है कि पॉपुलेशन किस डेट से हम लेंगे, तो हर 10 साल में सेंसस होता है तो उसी के बारे में बोल रहा है। इन दिस सेक्शन the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। ठीक है ना, जो लेटेस्ट सेंसस होगा पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे।